नमस्ते दोस्तों। रिवीजन की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज है तारीख 12 जुलाई 2024 और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे मैं आपके सामने उपस्थित हूँ रिवीजन कराने के लिए। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला पांचवा पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? विच हैज बिकम द फिफ्थ full member country to attend द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। यानी कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला जो पांचवा पूर्ण सदस्य देश है वो कौन बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं तो आपका स्वीडन जो है वो आपका हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। 31वें नंबर में आपका जो आती है वो फिनलैंड की आती है जो नाटो में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। आगे बात करते हैं आगे ऑप्शन की, तो आपका पराग्वे है जो कि आपका हाल ही में अभी जो है हाल ही में पराग्वे जो है वो आपका नेशनल सोलर अलायंस में जुड़े हैं जो कि 100वां देश के लिस्ट 100वां मतलब कि 100वां नंबर पर आते हैं। 99 नंबर पर आपको स्पेन को जोड़ा है किसमें? नेशनल नेशनल सोलर अलायंस में। आगे बात करते हैं सोमालिया। सोमालिया जो होता है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो 5 देश को जोड़ा गया है जिसमें आपका सोमालिया जो आती है वो एक 5 में से एक जो आती है वो सोमालिया आती है। आइए कुछ जानते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो आठवां आठवां उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हुई थी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो की बैठक हुई थी, वो हुई थी कि मतलब कि हर देश के लिए जो होती है वो हर देश के लिए जो होती है वो एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होती है। उसमें बैठाई जाती है जो कि देशों पर जो है वो निगरानी रखती है। तो इसमें जो है वो सभी देश के जो है वो आपका डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो इसमें शामिल होते हैं। तो आपका जो है वो आधिकारिक रूप से जो बैठक होती है 8वीं उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार का हाल ही में बैठक हुई थी जिसमें जो है वो बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर जो है वो 5वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में इसमें शामिल हो गया है। कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो आपको कॉन्क्लेव में शामिल हो गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो सलाहकार स्तरीय जो होती है यानी कि डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो मीटिंग जो चली थी होस्ट जो हुई थी वो आपको मॉरिशस में हुई थी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकती थी। मैं आपको बताऊं कि भारत की तरफ से जो आपका शामिल थी डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में शामिल जो थी वो आपका थी पंकज कुमार सिन्हा थी। अच्छा, बात यहाँ पे होती है कि पंकज कुमार सिंह जो शामिल होती है अगली यानी कि अगली बार जो 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक होगी, हालांकि ये जो बैठक होगी अब नवंबर दिसंबर में होगी, लेकिन जब भी बैठक होगी तब उसका जो है वो कहाँ पे होगी? तो वो इस साल के अंत में यानी कि नवंबर दिसंबर मैंने आपको बता ही दिया, तो वो भारत में ही होगी। आइए कुछ और बातें जानते हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के बारे में। तो कोलंबो सेफ्टी कोलंबो सेफ्टी कॉन्क्लेव ये इसलिए बनाई जाती है ताकि जो हमारे हिंद महासागर में जो देश हैं जैसे कि जितने भी इसमें देश होते हैं वो सभी के सभी शामिल होते हैं। तो कोलंबो सुरक्षा संवाद में जो है वो एक तरह से निगरानी के तौर पर यानी कि सिक्योरिटी के मामले में जो है वो ये जो है वो निगरानी रखती है, तो इसलिए इसको बनाई जाती है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? आप कहेंगे इसकी उत्पत्ति 3 देशों ने मिलकर के किया था, भारत, श्रीलंका और मालदीव ने तीनों मिलकर के समुद्री सुरक्षा वार्ता में मतलब कि ये इसलिए बनाई जाती है ताकि समुद्री एरिया से जो आने वाले जैसे कोई भी हादसा होती है या तो फिर कोई भी अटैक करती है तो उसके लिए जो सुरक्षा पर निगरानी रखती है, इसलिए जो है वो ये बनाई जाती है। हालांकि इसकी उत्पत्ति 2011 में हुई थी जो कि 3 देश मिलकर के इन्होंने किए थे। और अगर मैं बताऊं तो ये जो है वो आपका इसमें जो है वो यही तीनों देश है ही नहीं है, बल्कि 2 देश और इसमें शामिल किया गया है। बांग्लादेश को शामिल किया गया है और आपका जो है वो मालदीव तो पहले से था, मॉरिशस को शामिल किया गया है। तो 5 देश को जो है वो शामिल किया गया है। बीम्स याद रखिएगा, BIMMS बिम्स। अच्छा, इसके जो अब आपका सेशल्स को पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त किया गया। इसका जो सचिवालय है वो आपका कोलंबो श्रीलंका में। आइए कुछ और भी बातें जानते हैं। जैसे मार्च 2022 में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां जो है वो स्तंभों का अपनाया गया। 2022 में जो मार्च में कॉन्क्लेव सुरक्षा कॉन्क्लेव का जो है वो पांच स्तंभों को जो है वो अपनाया गया। क्या 5 स्तंभों कौन कौन है? समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, मतलब समुद्री एरिया से जो है वो हमें सुरक्षा और संरक्षा दोनों प्रदान करना है जो कि उसमें शामिल हुए हैं, जिसमें जो उसमें कंट्रीब्यूशन हुए हैं। आतंकवाद और
कट्टरपंथ का मुकाबला करना, यानी कि जब भी आतंकवादी से अगर कोई हमला करती है, बेवजह हम पे कोई अटैक करने की कोशिश करता है, जब से हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं तो कोई देखकर हमसे डर रहा है, इस तरीके से जो है वो हमें अटैक अगर होती है तो आपको सबसे आगे लाइन में इस पर फोकस रखनी है। तीसरा नंबर पर बनाया गया तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपराध जो होगा, अपराध का मतलब होता है कि कोई क्लेश वगैरह होती है तो इस मामले में अगर होती है तो उसको मुकाबला डटकर करना। साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा करना। उसके बाद है मानवीय सहायता और आपदा राहत। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस की कुल आबादी कितनी हो गई है? व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टॉर्क द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय जो पक्षी सारस है उसकी कुल आबादी कितनी हो गई है? तो 19,918 हो गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के वन विभाग यानी कि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये जारी किया है कि जो वहाँ का जो सारस जो है, जो कि राजकीय जो है वो पक्षी है, वो जो है वो उनकी संख्या जो है वो बढ़कर के 19,918 हो गई है। और डॉल्फिन के रिपोर्ट किया गया है कि उनकी संख्या जो है वो 2,000 हो गया है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 396 की इंक्रीजमेंट देखी गई है एज द कंपेयर टू लास्ट ईयर। आगे बात करते हैं तो भारत में सबसे अधिक सारस की अगर संख्या कहीं पे है तो वो आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर हम देखें पिछले सालों की कंपैरिजन में तो 2021 में इसकी जनगणना में ये पता चला था कि 17,329 है। फिर आगे जब क्रेन किया जाता है, आगे जब काउंट किया जाता है और पिछले 2022 की रिपोर्ट आती है तब उसमें देखा जाता है कि 19,188 हो गई है। फिर 2023 में देखा गया तो 19,522 देखा गया और लास्ट फाइनल ईयर 2024 में देखा गया तो 19,918 हो गई है। मतलब काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सारस की सबसे सबसे अधिक संख्या जो देखने को मिला है वो आपका इटावा में देखने को मिला है, इटावा वन में देखने को मिला है, जहाँ पे आपका 3289 सारस है। और आगे बात करते तो मैनपुरी में 2,2945, शाहजहांपुर में आपका 1212, औरैया में आपका 1202, कन्नौज में आपका 786, हरदोई में आपका 735, संत कबीर नगर में 717, फिर आपका कानपुर देहात में 709, गोरखपुर में आपका 675। उसके बाद में और देखा जाए तो आपका सिद्धार्थ नगर में आपका 673 है। आइए जानते हैं सारस के बारे में, उन सभी बातों को। जब जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये डिक्लेयर किया था कि अब से जो है वो राजकीय जो है वो पक्षी जो है वो आपका सारस है। तो 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा कर दी थी, डिक्लेयर कर दी थी कि 2014 से जो है वो सारस जो है वो आपका राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश में अगर बोला जाए तो भारत में पाए जाने वाले सारस पक्षी की सबसे बड़ी आबादी अगर कहीं पे है तो वो उत्तर प्रदेश में है। सारस पक्षी दुनिया का सबसे ऊंचा, मतलब सबसे ऊंचा पक्षी है जो उड़ सकता है। मतलब कि पृथ्वी पर रहने वाला सबसे ऊंचा पक्षी है जो उड़ सकता है। ऐसे तो ऊंचा में तो बहुत है। तो सारस पक्षी आर्द्रता भूमि क्षेत्र वाले जो है वो वहां पे घोंसला अपना बनाती है। और यह पक्षी वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में शामिल की गई है। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में और भी कुछ बातें जानते हैं। राजकीय पशु जो वहाँ का है, मतलब कि स्टेट एनिमल जो है वो आपका स्वयंप डियर है। और राजकीय चिन्ह जो है वो आपका मछली एवं तीर कमान है। राजकीय वृक्ष जो है वो आपका अशोक है और राजकीय पक्षी जो है वो आपका सारस क्रेन है। वहाँ का राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो आपका पलाश है। और राज्य गीत जो है वो आपका उत्तर प्रदेश समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में, ये है वहाँ का राज्य गीत है। राज्य खेल की बात करें तो आपका फील्ड हॉकी है। और राज्य जलीय जीव जो है वो आपका क्या है? तो आप कहेंगे राज्य जलीय जीव जो है वो आपका गंगा डॉल्फिन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक नई फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? यानी कि इनोग्रेट जो है वो किसने किया है? आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में एक नई फाइलिंग काउंटर
और सुविधा केंद्र का जो है वो इनोग्रेटेड किया जा रहा है, जो कि किया जा रहा है आपका डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा, जो कि आपका 50वें नंबर के DJI है। और गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में जानते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो आपका CAG है। अर्जुन राम मेघवाल जो है वो आपका लॉ मिनिस्टर है, लॉ मंत्री है। और AM खान मिलकर जो है वो आपका लोकपाल है। आइए जानते हैं डी वाई चंद्रचूड़ के बारे में। डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर में एक नई फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का इनॉग्रेशन किया है। और यहाँ पे बात आती है कि शीर्ष अदालत के न्याय तक पहुंच पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। और इन्होंने डी वाई चंद्रचूड़ ने ये बोला है कि जो वकील जब होते हैं तब उनकी फाइल्स कहीं पे होती है, डॉक्यूमेंट्स कहीं अलग पे होती है, तो वैसा बिल्कुल भी अब नहीं रहेगा, बल्कि उनके सामने रखा हुआ रहेगा। और जो आपके प्रतिनिधि होंगे, मतलब जो भी आपका एजेंट होगा, उनको जो है फटाफट निकाल के आप दीजिएगा। तो उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया है कि संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनके पास ही, लॉयर के पास ही रहेगा, कहीं अलग पे नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं डी वाई चंद्रचूड़ को कि ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का जो इन्होंने स्वागत किए कर रहे हैं। जस्टिस बेंजामिन जो है वो अभी भारत के दौरे पर मौजूद है, मतलब भारत की यात्रा पर है। और बेंजामिन जो है वो आपका जुलाई में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बन जाएंगे। आइए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है। और इसकी पहली बैठक जो होती है वो 28 जनवरी 1950 को होती है। संविधान में जो है वो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स 124 के 3 के अनुसार एक व्यक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिससे आर्टिकल संबंधित है 124 से लेकर के 147 और 5वें भाग में है। आपको जानकारी हानि होगी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो आपका 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहा था। लेकिन आर्टिकल नंबर 124 एक ऐसी आर्टिकल है जिसके तहत जो है वो भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंटमेंट करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नियुक्तियां जो है वो राष्ट्रपति करेंगे, और जिसकी शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाएगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कनिया है। और यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 16वें सबसे लंबा कार्यकाल यानी कि 7 साल यानी कि 1978 फरवरी से लेकर के 1985 जुलाई तक इन्होंने रहे थे। और सबसे कम समय तक जो रहे हैं वो आपका रहे हैं कौन, कमल नारायण सिंह रहे हैं, जो कि 22वें आपका मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन ये मात्र 17 दिन तक रहे थे, मतलब कि 12 दिसंबर से पहले 25 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक मात्र रहे थे 1991 में। आइए कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, इसकी जो कमेंट करनी है। और लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, इसके बारे में आपको कमेंट करनी है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर कितने सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है। हाउ मेनी ईयर्स हैज पीएम नरेंद्र मोदी विजिट ऑस्ट्रेलिया एज प्राइम मिनिस्टर। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है वो कहाँ पे गई हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 3 दिन पर गए थे। 2 दिन तो रसिया रुके थे और 1 दिन ऑस्ट्रेलिया रुके थे 9 से 10 जुलाई के बीच में। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कि नरेंद्र मोदी जो है वो वहाँ गए थे। मैं आपको बताऊं कि पहले तो वो गए थे रूस गए थे, उसके बाद में 2 दिवसीय यात्रा पर आपका ऑस्ट्रिया 9 और 10 जुलाई के दौरे पर गए थे। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया गए हैं वो आपका जो है वो क्या बोलते हैं, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1983 में इंदिरा गांधी की ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा के बाद किसी भारतीय पीएम का या ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 41 साल के बाद गए हैं। इससे पहले गए थे वो इंदिरा गांधी गए थे। पीएम मोदी 9 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छा से इनकी जो है वो इनॉग्रेशन हो रही है। और इन्होंने गए थे आपका दोनों देशों के राजकीय संबंधों की स्थापना जो पूर्ति है 75वां एनिवर्सरी पूर्ति है, एनिवर्सरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मनाने के लिए गए थे।
आपको पता होगा कि भारत की जो सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री रहे थे वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। तो 1955 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर भारतीय पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले भारतीय पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। इंदिरा गांधी ने भी 2 बार गए थे बोला जाता है, 1971 में और 1983 में यात्रा पर गए थे। नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले तीसरे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं भारत के। 1999 में राष्ट्रपति आर नारायण ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की है। 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गई है। आइए ऑस्ट्रिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रिया की पड़ोसी देश आपका जर्मनी है, आपका चेक रिपब्लिक, इधर स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, हंगरी और इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब जो है वो इनकी पड़ोसी देश हैं, जिसकी राजधानी वियना है और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर वेलेन है। और यहाँ के चांसलर जो है वो आपका कार्ल नेहामर है और मुद्रा जो है वो आपका यहाँ का यूरो है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पाद मतलब आप लोग जानते होंगे, जैविक उत्पाद मतलब होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती है, तो उसको लेकर के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैव साइंड अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो किस देश के बीच में समझौता हुआ है, तो ताइवान के बीच में हुआ है समझौता हुआ है। और ईरान में एक जो है वो बंदरगाह है, आप लोगों ने जानते होंगे, जिसका नाम है चाराबाग बंदरगाह। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे कि जो ईरान में जो आपका चारागाह नहीं, हाँ चारागाह, जो आपका बंदरगाह है उसको भारत जो है वो इंडिया जो है वो लीज पर लिया है, 10 सालों के लिए है। आइए जानते हैं कुछ और बातें, जैसे कि भारत और ताइवान के बीच में जैविक उत्पादों को लेकर के एक परम मान्यता समझौता हुआ, पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के मामले में एक समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है न्यू दिल्ली में बैठ करके, कि जब वो जो जैविक कृषि उत्पाद मतलब कि जैविक खाद्य पदार्थ जो है जो आती जैविक उत्पाद के मामले में जो आती है वो आपका जैविक कृषि और उत्पाद सामग्री आती है। जैसे मैं अगर बताऊं तो जो फ्रूट्स वगैरह सड़ जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, तो वो एक तरह से वो खाद्य पदार्थ बन जाते हैं। तो एक तरह से वो तो मेरे हम लोगों के लिए जो है वो शुद्ध है। तो ऐसा बोला जाता है कि वो जो है वो सबसे प्रसिद्ध जैविक उत्पाद बन गया, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि कपड़े और व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं भी जैविक उत्पाद के अंतर्गत ही आते हैं। तो जैविक उत्पाद बोला जाता है कि ये जो खाद्य पदार्थ जो सड़ रहे हैं वो जैविक उत्पादों के अंतर्गत आते हैं। और जैविक उत्पादों के अंदर भी और भी के अंतर्गत भी आते हैं, जैसे कपड़े और व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं जो आती है वो जैविक उत्पादों के अंतर्गत आती है। तो ताइवान ने मिलकर के भारत के साथ ये कहा है कि जैविक उत्पाद कार्यक्रम जो हम लोगों ने शुरू करते हैं दोनों के बीच में, और दोनों मिलकर के जैविक जो जो खराब वेस्टेज चीजें हैं उनको एक जैविक उत्पादों के रूप में हम लोग बनाते हैं, और हमारे देश के जो है वो आपके देश में सेल करेंगे और आपके देश के जो है वो हमारा देश में सेल करवाएंगे। ताइवान के जैविक उत्पादों को भारत में ताइवान जैविक लोगों को और ताइवान के लोगों को भारत वाले प्रोडक्ट्स को सेल करवाएंगे। आगे ताइवान के बारे में जानते हैं। तो ताइवान जो है वो आपका देख सकते हैं कि चीन के जो है वो बिल्कुल साउथ में है। यहाँ पे आपका मकाओ है, आपका गुआंगडो है और उसके बाद में हांगकांग है। आप देख सकते हैं इसके बगल में आपका फिलीपींस है, ओकिनावा है, उसके बाद में फर्स्ट आइलैंड चेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेन पूरी की पूरी क्रिएट है। और साउथ कोरिया इस साइड में है, आपका चीन की राजधानी इधर साउथ तरफ आपका बीजिंग है। तो ताइवान के बारे में जान लेते हैं। ताइवान की जो राजधानी है वो आपका ताइपे है, जहाँ के राष्ट्रपति आपका लाई चिंग ते है। कौन है? लाई लाई चिंग ते है। और मुद्रा जो है यहाँ का ताइवान का जो मुद्रा है वो आपका न्यू ताइवान डॉलर है। चीन को आप देख सकते हैं, चीन की लोकेशन और ताइवान के लोकेशन को आप देख सकते हैं।
तो ऐसा बोला जाता है कि जुलाई 2023 में ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, मतलब कि ताइवान ने भारत में जो है वो तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र जो है वो खोलने वाली है। मुंबई में वो खोलने वाली है। ऐलान इन्होंने कर दिया है कि इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर जो है वो हम खोलने वाले हैं इन इंडिया इन मुंबई, मतलब इंडिया के अंदर मुंबई में। किसके मामले में? तो आप कहेंगे ताइवान हैज अनाउंस्ड द ओपन ऑफ द टाइटर टायर थर्ड, यानी कि अनाउंस इन्होंने कर दिया। किस मामले में? तो ये जानते हैं ताइवान और भारत के बीच में रासायनिक संबंध नहीं है, मतलब कि रासायनिक राज ओहो राजनयिक राजनयिक संबंध नहीं है, बल्कि एक तरह से मतलब कि आप संबंध बनाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो चीन जो है वो मना कर रही है कि भारत भारत जो है वो चीन की ताइवान से दोस्ती नहीं करे, बल्कि इन सब एरिया में जो चलती है वो वन चाइना पॉलिसी चलती है, मानती है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये होती है कि जो जो आपका ताइवान जिससे आप दोस्ती करने के लिए पूरी तरीका से आप जो है वो मना रहे हैं, वो जो हमारे चीन के अंदर आते हैं, वो आप उससे दोस्ती नहीं करें तो ज्यादा भला रहेगा, नहीं तो फिर नुकसान भुगता जाएगा। इस तरीका से जो है भारत में पहली बार दिल्ली में 1995 में ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोला था। दूसरा दूसरा सेंटर चेन्नई में 2012 में स्थापित हुआ था। आइए जानते हैं कुछ समाचार पत्र से रिलेटेड कुछ जी। कौन सा समाचार पत्र जो कौन सा प्रकाशन करती है? जैसे द टाइम्स जो है वो लंदन से पब्लिश होती है, और आपका डेली मिरर जो है वो आपका लंदन से पब्लिश होती है। ली फिगारो जो है वो पेरिस से पब्लिश होती है। इजवेस्तिया जो मॉस्को से होती है। डॉन जो है वो कराची से होती है। उसके बाद द आइलैंड कोलंबो से होती है। ईस्टर्न सन सिंगापुर से होती है। आपका अल अहरम काहिरा से होती है। आपका मरडेका जकार्ता से होती है। वॉशिंगटन पोस्ट आपका वॉशिंगटन से होती है। दी हिंदू चेन्नई से होती है। जो स्टार जो है वो आपका जोहान्सबर्ग से होती है। मैनेची आपका सिम्बुन से होती है। कहाँ से होती है? सिम्बुन से होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वाज द सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड? तो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वो न्यू दिल्ली में की गई है। आइए बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। तो बिम्स्टेक जो है वो एक आर्थिक सहयोग बोले तो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और बहु क्षेत्रीय तकनीकी यानी कि टेक्निकल सपोर्ट के मामले में ये जो है वो काम करती है और लोगों को सहयोग करती है। और विदेश मंत्री जो है इसकी विदेश मंत्रियों में दूसरी बैठक जो है वो 11 जुलाई को आयोजित किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बिम्स्टेक की आपकी बैठक होने वाली है। तो एस जयशंकर जो कि आपका विदेश मंत्री है, जो 11 से 12 जुलाई 2024 में इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे, और उसकी मेजबानी जो है वो आपका करने वाली है, भारत करने वाली है। तो आइए जानते हैं कि जो वो बिम्स्टेक जो है वो सबसे पहले बना था, तब जो है वो इसकी बैठक जो है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसकी बैठक सबसे पहले हुआ था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हुआ था। आपको बता दें कि जब आपका जो है वो जिस तरीके से जो हम लोग जब बैठक हुआ तो उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ बातें कही कि हम इतनी सीरियस इस मामले में नहीं हो रहे। सीरियस हमें होने की जरूरत है। कैसे हम सुरक्षा को बढ़ाएं अपनी विदेश मंत्रियों के साथ, किस तरीके से हम अपने संपर्क को बढ़ाएं, किस तरीके से व्यापार और निवेश को बढ़ाया जाए, लोगों से लोगों के बीच में संपर्क को बढ़ाया जाए, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाए, कैसे हम किस तरीके में गहरे तरीके से जो है वो चर्चा किया जाए। आइए बिमस्टेक के बारे में और भी कुछ जानते हैं कि बिमस्टेक का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं कि द बे ऑफ बेंग द बे ऑफ the Bay of Bengal, the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sector Technical and Economic Cooperation, जिसकी संगठन स्थापना होती है 1997 में होती है, जिसकी मुख्यालय ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है वहां पे होती है। और इसमें 7 सदस्य हैं। कौन कौन 7 सदस्य हैं? एक तो बंगाल है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है और म्यांमार है। इसमें 7 सदस्य हैं। और
बी मिस्टेक में जो ज्यादातर लोग जो हैं वो आपका हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो आपको मतलब बंगाल के खाड़ी वाले एरिया वाला मिलेंगे। और मैं बताऊं कि इसका मास ये बनाई गई है इंद्रमणि पांडे को बनाई गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। प्रैक्टिस पिच ब्लैक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया कंट्री। तो किसके बीच में हुआ, तो आप कहेंगे कि किसके बीच में हुआ, ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। अमेरिका के बीच में आपका क्या होती है, तो अमेरिका के बीच में आपका जो अभ्यास होती है वो आपका वज्र प्रहार होती है, आपका जो होती है वो ओपन इंडिया होती है। अच्छा, मलेशिया को पता नहीं है। जापान के बारे में पता है कि जिमेक्स एक अभ्यास होती है जो जापान के बीच में होती है। आइए कुछ और बातें जानते हैं। पिच पिच ब्लैक अभ्यास जो है वो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल साइज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारे देशों से मिलकर मतलब बहुत सारे देशों में ये पार्टिसिपेट हो जाते हैं। और ये जो पिच ब्लैक जो चलने वाली है वो आपका 12 जुलाई यानी कि आज से ये स्टार्ट हो जाने वाली है और 2 अगस्त तक ये चलती है। इस अभ्यास में पूरी की पूरी 20 देश इन्वॉल्व है यानी कि पार्टिसिपेट है। और भारतीय वायुसेना में जो ये शामिल होने वाला है वो आपका सुखोई सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान शामिल है, जो कि हमको दिया है, रसिया ने दिया। आइए कुछ चर्चा करते हैं अभ्यास की, जो कि हमारे कई देशों के रिलेशंस को बनाती है, कई देशों के बीच में चलती है। जैसे अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में चलती है, जो कि आपका मेघालय के उमरोई में हुआ है। अभ्यास पूर्वी लहर जो चलती है पूर्वी तट से भारतीय नौसेना अभ्यास। और उसके बाद में स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 आपका नाटो में हुआ है। और सूर्य किरण जो आपका भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी किस देश की कंपनी एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड फर्स्ट वॉइस असिस्टेंट मोसी हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्रीज एआई कंपनी। तो किसने एक एआई कंपनी ने लॉन्च किया, तो फ्रांस की एक कंपनी एआई कंपनी क्यू क्यू टाई करके उसने जो है वो इसको लॉन्च किया। आइए उसके बारे में और भी चीजें जानते हैं कि मोसी एक नया एआई वॉइस असिस्टेंट बनाया गया है, एक रोबोट बनाया गया है जो कि रियल टाइम में लोगों से अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकता है, लोगों से बात कर सकता है, जो कि वॉइस असिस्टेंट दैट कैन टॉक्स टू पीपल इन अ रियल टाइम में लोगों से जो है वो अच्छे से बात कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी की एक कंपनी है एआई कंपनी क्यू टाई, जिन्होंने इसको डेवलप किया। इसमें जो सबसे बड़ी मुझे सबसे अच्छी चीजें लगी क्योंकि अच्छा मुझे ये लगी कि ये जो है वो बिना इंटरनेट के लोगों से अच्छे से बातें कर सकता। आइए जानते हैं दुनिया की सबसे पहली जो एआई से रिलेटेड है कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है। जापान छोड़ा करके कोई कर सकता है। पहला हिंदी रेडियो प्रसार शुरू किया है कुवैत ने। और मेन 5 सीवी वैक्सीन बनाने वाला पहला देश आपका बना है नाइजीरिया। और सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बना आपका वेनेजुएला। और दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आपका जर्मनी में चला और दूसरा हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में चला और तीसरा हाइड्रोजन जो चलने वाला है वो आपका इंडिया में चलने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राम बुक्सानी का निधन हो गया है। ओ वह कौन थे। राम बुक्सानी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही। तो वो राम बुक्साने का निधन हो गया है, वो कौन थे, तो ये भारतीय उद्योगपति थे। और भारतीय उद्योगपति थे ये, जो वो यहाँ बिजनेस नहीं किया करते थे, ये करते थे यूएई दुबई में करते थे। वहां पे जो थे वो ये एक जो है वो एक भारतीय व्यवसायी के साथ साथ ये एक परोपकारी परोपकारी का मतलब है कि एक बिजनेसमैन के साथ साथ ये फियोथ्रोपोलिस्ट थे। फियो फी फिलेंथ्रोपिस्ट थे ये। यूएई यूएई में जाकर के ये बिजनेस किए थे। अच्छा, ये बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत अच्छे व्यवसाय और परोपकारी थे। इनकी जो जो आपका इनका जीवन काल जो रहा वो बहुत ही ज्यादा लंबा रहा। बक्साने ने राम बक्साने ने आपका जो है वो 1959 में 5 रुपए लेकर के दुबई गए थे। लेकिन वही 5 रुपया पर ये सीमित नहीं रहे, बल्कि 5 रुपया से एक ऑफिसर क्लार्क से लेकर के कॉस्मोस आईटीएल ग्रुप के ये अध्यक्ष तक अपनी जिंदगी के सफर किए। और इनको जो है वो निधन हो गया है। आप कह सकते हैं 60 वर्ष 70 वर्ष लगभग लगभग इनकी 60 65 वर्ष इनकी जो है वो उम्र रहा। आइए जानते हैं हाल ही में पास्ट अवे यानी कि हाल ही में रिसेंटली में निधन हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता जो थे वो आपका एन शंकरैया थे, जिनके हाल ही में एक्सपायर हो चुके हैं। फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिस्ट लीडर थे।
उसके बाद बात करते हैं पूर्व मुख्य चुनाव जो आयुक्त जो थे वो आपका एस गिल जो थे, वो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो आपका एस गिल जो थे वो उनकी निधन हो गया। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया माने जाते हैं एस स्वामीनाथन। उनकी जो है वो निधन हो गया है, जो कि जो है वो उनको भारत रत्न भी उनको मिल चुका। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एटाना और स्ट्रोम्बोली में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? द वोल्केनो द volcano in Etna and Stromboli has erupted. It is located in which country? तो किस कंट्री में लोकेटेड है? तो लोकेटेड है आपका इटली में लोकेटेड है। आइए जानते हैं इटली में जो एटाना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है, ऐसा बोला जाता है कि बहुत ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है, एक्सप्लोडेड है। तो इसके वजह से, इसके विस्फोट की वजह से आपका कैटेनिया हवाई अड्डा जो है वो आपका बंद है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हमेशा मतलब कि 24 के 24 घंटा जो है वो वोल्केनो एक्टिव जो है ज्वालामुखी है। तो आपका जो है वो ये जो है वो आपका इटली में मौजूद है। इटली के सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर ये स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट एटाना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी में से एक आती है। कौन? एटाना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और विश्व के सबसे बड़ा ज्वालामुखी में से एक आती है। माउंट एटाना में आपका जो 1500 से अधिक मतलब कि 15 साल से 15 ईसा पूर्व से लगभग लगातार विस्फोट देखने को इसमें मिल रहा है। माउंट एटाना में, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में से एक है। आइए कुछ जानते हैं एक्टिव वोल्केनो के मामले में, जो कि आपका विसुवियस जो आपका इटली में है, प्रसुप्त है ये। और आपका डेम वन जो कि आपका शांत है ईरान में। को सुल्तान ये शांत है ईरान में। फ्यूजियामा सक्रिय जो है, फ्यूजियामा जो कि आपका एक्टिव वोल्केनो जो आपका कहाँ है? जापान में।